हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है अजय जागलान। इजी इकोनॉमिक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी सकुशल होंगे अपने घर पे। आइए बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने आज का नया चैप्टर नंबर 11, जिसका नाम है इंफ्रास्ट्रक्चर। आप सभी को पता है हम लोग इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। देश के अंदर जो आर्थिक विकास हुआ है आज़ादी के बाद, उसकी हम लोग बातचीत कर रहे हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो मूलभूत या ढांचागत सुविधाएं हैं ना हमारे देश में, उसके बारे में हमें इस चैप्टर के अंदर ब्रीफ में पढ़ना है। ठीक है, कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट का क्या रोल है, विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है भाई। और जो स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, के भारत के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर किस अकॉर्डिंग है, उसके बारे में हमें यहाँ पर उसके ब्रीफ में उसको पढ़ना है। ठीक है बच्चे, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने चैप्टर के साथ। ठीक है, सबसे पहले है हमारे पास कि व्हाट इज इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर होता क्या है? कहता है इट इज रेफर्स टू सपोर्ट सिस्टम। एक तरीके का सपोर्ट सिस्टम होता है ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, के देश के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए। ठीक है, देश के अंदर सामाजिक विकास और आर्थिक विकास, मतलब देश के अंदर इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी विकास हो, और जो समाज है हमारे देश का या हमारे आसपास का, उसके अंदर भी एक डेवलपमेंट हो, तो उसके लिए एक ये सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करता है। ठीक है, कहता है आपको सोच के देखिए बच्चे जरा, आपके अगर हम लोग बात करते हैं कि अगर आपके घर पे बिजली ना हो, आज के आपके आसपास रोड ना हो, ठीक है, कोई स्कूल ना हो, यहाँ पर कोई हॉस्पिटल ना हो, ठीक है, कोई ऑयल की रिफाइनरीज वगैरह, कोई ट्रांसपोर्ट व्हीकल, ऐसी चीज़ें ना हो, तो आप अपने आप को किस कंडीशन में पाएंगे? ठीक है बच्चे, ये कुछ ऐसे ही पॉइंट होते हैं। इन सब डेवलपमेंट के लिए जो सिस्टम या जो जिसके अंडर में हम लोग इन सारे पॉइंट्स को पढ़ते हैं, वो होता है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चरल पॉइंट। ठीक है, आगे कह देखो आपके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के बच्चे, आप देखना है यहाँ पर हमारे पास रोड भी है, ठीक है, मेट्रो ट्रेन भी है, ओवर फुट ओवर ब्रिजेस भी हैं, सोलर पैनल्स, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो एक सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करते हैं देश की आर्थिक विकास के अंदर, देश के डेवलपमेंट के अंदर। ठीक है, जो डेवलपमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है, उसको हम दो हेडिंग्स के अंडर में पढ़ते हैं, एक इकोनॉमिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और एक सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है बच्चे, आगे कहता है देखो इकोनॉमिक और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर आखिर ये होते क्या है बच्चे। ठीक है, कहता है इंफ्रास्ट्रक्चर रेफर टू सपोर्ट सिस्टम ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, विदाउट विच इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल डेवलपमेंट वुड ओनली रिमेन टू बी प्रिमिटिव। कहता है इसके बिना, इन दो डेवलपमेंट के बिना, इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट के बिना और इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के बिना देश का विकास संभव नहीं है बच्चे। ठीक है, हमें इन दोनों पॉइंट्स को डिफरेंट अलग अलग रूप से पढ़ना पड़ेगा कि इकोनॉमिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है। तो हम लोग इन्हीं को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले कहता है कि इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है। देखो बच्चे, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसा सिस्टम होता है, इसके काफ़ी सारे एलिमेंट्स हैं, जैसे बिजली, ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं, कम्युनिकेशन की सुविधाएं। ठीक है, ये सब काम करते हैं बच्चे ड्राइविंग फोर्स ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी इन द इकोनॉमी, कि अगर देश के अंदर बिजली ना हो, एनर्जी ना हो बच्चे, ठीक है, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज ना हो, कम्युनिकेशन की फैसिलिटीज ना हो, ठीक है, तो ये एक बात बताइए बच्चे, जब ये मूलभूत सुविधाएं नहीं होंगी तो देश के अंदर विकास कैसे हो पाएगा? रोड नहीं, बिजली नहीं होगी तो कौन अपनी फैक्ट्री लगाएगा? ठीक है, ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो फैक्ट्री कौन लगाएगा? अगर फैक्ट्री लग भी गई तो उसके लिए जो माल की ढुलाई करनी है यहाँ से वहाँ तक, वो ट्रांसपोर्ट कैसे हो पाएगा जब अच्छे रोड नहीं होंगे हमारे पास, कम्युनिकेशन की सुविधाएं नहीं होंगी, तो सेक्टर्स का डेवलपमेंट कैसे हो पाएगा? ठीक है, कहता है कि जो अबंडेंट अवेलेबिलिटी ऑफ पावर सप्लाई वुड एक्सेलरेट द पेस ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी, कि अगर निर्बाध रूप से बच्चे हमें बिजली मिलती रहती है तो देश की ग्रोथ, जो प्रोडक्शन एक्टिविटी है, वो पूर्णतः चलती रहेंगी और उन सब से क्या होगा, हमारे देश की ग्रोथ होती रहेगी। तो कहता है ये सब पॉइंट, जिन सब से इकोनॉमी के अंदर इफेक्ट पड़ना है, उन सब एलिमेंट्स को हम लोग इंक्लूड करेंगे इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंडर में। ठीक है, आगे कहता है कि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है। देखो, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर रेफर्स टू सच एलिमेंट्स, इसके अंदर ऐसे एलिमेंट आते हैं जो समाज का विकास करते हैं। ठीक है, हमारा जो सामाजिक सिस्टम है उसकी डेवलपमेंट करते हैं, जैसे कोई स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, हम लोग बात कर सकते हैं, फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो गए, हॉस्पिटल होंगे, नर्सिंग होम्स होंगे। ये सब क्या करते हैं बच्चे, देश के अंदर एक हेल्दी और एक एफिशिएंट वर्क फोर्स को डेवलप करते हैं। देखो, अगर आप लोग पढ़ेंगे, अच्छी नॉलेज गेन करेंगे तो साइंटिस्ट बनेंगे,
ठीक है, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर्स बनेंगे, अच्छे टीचर्स बनेंगे, नॉलेज को बांटने वाले बनेंगे, ठीक है। और जब ये सब होगा तो आपकी प्रोडक्शन भी ऑब्वियस सी बात है वो ज़्यादा होगी, ठीक है। कहता है वाइल इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ, कि इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर से जो प्रोसेस ऑफ ग्रोथ है वो एक्सेलरेट होती है, वो तेज होती है, जबकि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर से क्या होता है, प्रोसेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, उससे एक जो ह्यूमन डेवलपमेंट है, एक इंसानी डेवलपमेंट है वो हो पाती है, ठीक है बच्चे। जो हमारा एक मूल रूप से हम लोग बात करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट, उसकी ग्रोथ हो पाती है यहाँ पर, ठीक है। आगे कहता है हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट का आपस में रोल, कि इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट किस तरीके से साथ में काम करती हैं, कि कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर डेवलपमेंट होती है, अगर उसमें कुछ चेंज होता है तो डेवलपमेंट कैसे हो पाती है। सबसे पहले देखो कहता है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रमोट प्रोडक्टिविटी, के इंफ्रास्ट्रक्चर की हेल्प से वो प्रोडक्टिविटी को प्रमोट करता है, ठीक है। पर कैसे, फर्स्ट पॉइंट है उसका प्रोडक्टिविटी इन प्राइमरी सेक्टर, उसको हमें तीनों सेक्टर के अंदर में पढ़ना है प्रोडक्टिविटी को। तो कहता है प्राइमरी सेक्टर के अंदर आप लोग देखना कि जो एग्रीकल्चर है हमारा, जो मेन सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर है, कि उसके अंदर अगर परमानेंट मीन्स के साधन ना हो, ठीक है, जैसे भाई सिंचाई की सुविधाएं ना हो, इरिगेशन की सुविधाएं ना हो, ठीक है, या फिर हमारे पास अलग मशीनरी की सुविधाएं ना हो, तो एक किसान कैसे काम कर पाएगा। उसको तो बच्चे एक वही बात है, अगर पानी की सुविधा नहीं है तो वो तो रेन के ऊपर डिपेंड रहेगा, तब उसके ऊपर खेती करेगा। अगर रेन होगी, बारिश होगी, तब वो खेती कर पाएगा, तब आउटपुट हो पाएगा, अगर नहीं होगा तो आउटपुट नहीं हो पाएगा। ऐसे तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट देश के अंदर नहीं हो सकती बच्चे, ठीक है। कहता है इन सब चीज़ों की एब्सेंस में, इन सब चीज़ों के एब्सेंस में हमारी इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा का पूरा बिगड़ जाएगा, ठीक है। और जो हमारी ग्रोथ है और जो एग्रीकल्चरल की ग्रोथ है वो सब एक लोअर लेवल पर रह जाएंगे। तो कहता है कि भाई इस इंफ्रास्ट्रक्चर का प्राइमरी सेक्टर के अंदर बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। सेकंड पॉइंट में कहता है प्रोडक्टिविटी इन सेकेंडरी सेक्टर, आप सभी को पता है सेकेंडरी सेक्टर हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जिसके अंदर सारी मैन्युफैक्चरिंग होती है। कहता है थिंक ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, कि यहाँ पर इंडस्ट्री के अंदर प्रोडक्शन होती है विदाउट सच सोर्सेज लाइक एनर्जी ऑफ कोल, अगर कोई एनर्जी नहीं है, पावर सप्लाई नहीं है, ट्रांसपोर्ट नहीं है बच्चे, ठीक है। जैसे एनर्जी के अंदर बात करता है कोल की एनर्जी, पेट्रोलियम की एनर्जी, बिजली की एनर्जी, ठीक है। अगर ये सब चीज़ें नहीं होंगी, और आप सभी को पता है जो इंडस्ट्रीज के अंदर प्रोडक्शन होता है वो मेनली इन्हीं चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ये मूलभूत सुविधाएं नहीं होंगी तो कैसे हमारे सेकेंडरी सेक्टर की डेवलपमेंट हो पाएगी, नहीं हो पाएगी बच्चे, ठीक है, डेवलपमेंट उसकी नहीं हो पाएगी। अगर ये सारी सुविधाएं उसको पूर्ण रूप से मिलती रहती हैं, एफिशिएंटली मिलती रहती हैं, तो वहाँ पर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज अपने आप हो जाएगी बच्चे, ठीक है। थर्ड पॉइंट में कहता है प्रोडक्टिविटी इन टेरेस्ट्री सेक्टर, के जो हमारा तीसरा सेक्टर है टेरेस्ट्री सेक्टर, उसके अंदर प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज होता है। कहता है आप सभी को पता है कि टूरिज्म एक बात कर रहा हूँ, जो एक सर्विस सेक्टर है या फिर हमारा जो एक बैंकिंग सेक्टर है, अगर यहाँ पर जो मूलभूत सुविधाएं नहीं, देखो अगर कोई टूरिज्म होगा बच्चे, टूरिज्म किसी को करना है कि देश में हमारे पर्यटन को बढ़ावा देना है, तो पर्यटक आएंगे बाहर से हमारे देश के, तो उनको क्या चाहिए बच्चे, उनको बेटर ट्रांसपोर्ट के मीन्स चाहिए, वो तभी तो देश के हर कोने में जा सकेंगे देखने के लिए पर्यटक स्थलों को, ठीक है, तभी तो आप जा पाएंगे। अगर वो नहीं होंगे तो कैसे हमारा टेरेस्ट्रियल सेक्टर का डेवलपमेंट हो पाएगा। तो मतलब कि अगर हमें देश में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है और ओवरऑल डेवलपमेंट करनी है तो तीनों सेक्टर के अंदर हमें बराबर रूप से काम करना पड़ेगा, तभी डेवलपमेंट हो पाएगी, ठीक है। आगे कहता है सेकंड पॉइंट में इंफ्रास्ट्रक्चर इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है तो वो इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करता है। कैसे, देखो भाई एक सीधी सी बात देखना बच्चे, अगर हमारे देश में बिजली की सुविधाएं अच्छी होंगी, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी अच्छी होंगी, ठीक है, अदर जो हमारे पास कम्युनिकेशन की फैसिलिटीज़ हैं वो अच्छी होंगी, तो बाहर के लोग जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो यहाँ पर पैसा लगाना अच्छा समझेंगे कि भाई यहाँ पर तो सारी सुविधाएं हैं। जैसे आप लोग देखना अभी फिलहाल में कोरोना वायरस का काल चल रहा है बच्चे, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो चाइना से अपनी जो कंपनियां हैं उनको हटा रहे हैं, लेकिन उनके पास बेस्ट ऑप्शन क्या है कि वो उनको भारत आना चाहिए, लेकिन वो भारत में उनकी रेशो भारत आने की कम है एज कंपेयर टू वियतनाम, फिलीपींस, थाईलैंड, यहाँ पर वो ज़्यादा कंपनियां जा रही हैं। कारण क्या, हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चरल सिस्टम वो ज़्यादा इतना खास डेवलप नहीं है एज कंपेयर टू दीज कंट्रीज।
फिर भी वो साउथ ईस्ट एशिया के अंदर ही आ रही हैं, लेकिन हमारे देश में उनको आना चाहिए था। पर रीज़न क्या हमारे यहाँ पर ना आने का, यहाँ पर टैक्स की पॉलिसीज़, ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं, बिजली की सुविधाएं ये लिमिटेड मात्रा में है बच्चे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमारी इन्वेस्टमेंट पर भी उसका असर पड़ता है। थर्ड पॉइंट में कहता है इंफ्रास्ट्रक्चर जनरेट लिंकेज इन प्रोडक्शन, के प्रोडक्शन के अंदर लिंकेज को डेवलप करता है। अगर ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ठीक है, ऐसे सोर्सेज होंगे एनर्जी के अलग अलग, तो फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे किसके अंदर, ये बैंकिंग, इंश्योरेंस। ऑब्वियस सी बात है ये सारी इंटरलिंकेज। अगर ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी अच्छी है तो क्या होगा, इंडस्ट्रीज आएंगी, इंडस्ट्रीज आएंगी तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डेवलप होगा, मैन्युफैक्चरिंग आएगा तो कहीं ना कहीं उसमें बैंकिंग का भी इस्तेमाल होगा, हॉस्पिटल्स का भी इस्तेमाल होगा, ठीक है, जो हमारे पास अदर सेक्टर्स हैं उनका भी इस्तेमाल होगा। तो मतलब सबकी डेवलपमेंट लिंक, एक तरीके से लिंक के रूप में काम करती है। एक एग्जांपल देता हूं, अगर मान लो कोई आप एक फॉरेन इन्वेस्टर हैं, आपने आके कहीं फैक्ट्री लगाई, ठीक है, आप वहाँ पर प्लांट मशीनरी भी लेके आएंगे, आपने ज़मीन एक्वायर की है, वहाँ पर आपने एग्रीकल्चरल काम किया बच्चे, सेकेंडरी सेक्टर का भी काम करेंगे वहाँ पर, ठीक है। टर्शियरी सेक्टर के रूप में आप बैंकिंग की फैसिलिटीज़ को भी डेवलप करेंगे अपने पास में, ठीक है भाई। आप ट्रांसपोर्ट के मीन्स को भी डेवलप करेंगे, बिजली की सुविधाएं भी, सारे सेक्टर का एक साथ विकास होता है। वो जो तीनों सेक्टर है ना हमारे, तीनों का एक साथ काम चलता है वहाँ पर, अगर डेवलपमेंट पूर्णतः या प्रॉपर रूप से, प्रॉपर चैनल से हो रही है, ठीक है। आगे कहता है देखो, जो लिंकेज होती है ना, एक सिचुएशन होती है ये एक्सपेंशन ऑफ वन इंडस्ट्री फैसिलिटी टू एक्सपेंशन ऑफ अदर, एक इंडस्ट्री की फैसिलिटी से दूसरी इंडस्ट्री की डेवलपमेंट, इसको हम लोग लिंकेज कहते हैं। फोर्थ पॉइंट में कहता है इंफ्रास्ट्रक्चर एनहांस साइज ऑफ मार्केट, कि जो मार्केट का साइज है उसको भी वो बड़ा कर देता है। ऑब्वियसली बात आप लोग देखो, अगर नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया या इनके अंदर बेटर कनेक्टिविटी नहीं है, ट्रांसपोर्ट के बेटर मीन्स नहीं है, तो जो दोनों मार्केट हैं, साउथ, हम लोग हमारे नॉर्थ वाले साउथ में कैसे बेच पाएंगे, साउथ वाले नॉर्थ में कैसे बेच पाएंगे। अगर हमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है, हमारे पास एयरप्लेन्स की, या फिर हमारे पास रेलवे की, या फिर हमारे पास जो समुद्री जहाज है उनकी अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं है हमारे पास, तो हम लोग कैसे अपने सामान को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो कहता है अगर ये सुविधाएं हमें हमारे पास हैं तो मार्केट हमारी, ऑब्वियस सी बात है, इंक्रीज, उसका साइज बहुत बड़ा इंक्रीज हो जाता है, ठीक है बच्चे। आगे कहता है इंफ्रास्ट्रक्चर एनहांस एबिलिटी टू वर्क, कि इंफ्रास्ट्रक्चर की हेल्प से जो हमारे काम करने की क्षमता है वो भी बढ़ जाती है। सीधी सी बात है, अगर हमारे पास एजुकेशनल नॉलेज है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं हम लोग बच्चे यहाँ पे, अगर हमारे पास अच्छी एजुकेशन है, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, तो ऑब्वियस सी बात है इन सब के कारण क्या होगा, एक स्किल लेबर या फिर एक स्किल एम्प्लॉय बाहर निकलेंगे। एक तो पढ़े लिखे एम्प्लॉय बाहर निकले, एक अनपढ़ एम्प्लॉय बाहर निकले, तो आउटपुट का इंक्रीज बढ़ेगा, ठीक है, काम करने की क्षमता बढ़ती है बच्चे, ठीक है भाई। सिक्स्थ पॉइंट में कहता है इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटेट्स आउटसोर्सिंग, के इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हमारे पास अच्छा है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, तो वो आउटसोर्सिंग को बढ़ावा देता है। अब ये आउटसोर्सिंग क्या होता है, देखो बच्चे, जो यहाँ पर काम करते हैं, ठीक है, एजुकेशन यहाँ पर ली है लेकिन काम कहाँ पर कर रहे हैं, वो विदेशों में जाके काम कर रहे हैं। कारण क्या, नॉलेज कहाँ की, नॉलेज हमारे देश की, लेकिन काम कहाँ कर रहे हैं, बाहर कर रहे हैं। जो सिचुएशन है ना कि यहाँ पर पढ़े लिखे हैं, पैदा यहाँ पर हुए हैं, काम करने कहाँ गए, वो बाहर गए हैं, तो इस सिचुएशन को हम लोग कहते हैं कि भाई इसके अंदर हो रही है आउटसोर्सिंग, ठीक है। नॉलेज का सेंटर है यहाँ पर, लेकिन वो प्रोडक्शन कहाँ पर कर रहे हैं, बाहर जाके कर रहे हैं, लेकिन कैसे ना कैसे हमारे देश से वो जुड़ी हुई है, ठीक है। तो इसकी हेल्प से आउटसोर्सिंग में भी डेवलपमेंट हो पाती है। और लास्ट पॉइंट में कहता है इंफ्रास्ट्रक्चर इंड्यूस्ड एफडीआई, के इंफ्रास्ट्रक्चर की हेल्प से जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, जो विदेशी कंपनियां यहाँ पैसा आके पैसा लगाती हैं, तो वो भी ज़्यादा हो पाती है। जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, आप सभी को पता है कि 1991 से पहले हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत लिमिटेड मात्रा में था यहाँ पे, ठीक है, उसकी सुविधाएं बहुत थोड़ी थी। लेकिन जैसे ही हम लोगों ने 1991 की जो पॉलिसीज़ को अडॉप्ट किया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, तो उसके कारण क्या हुआ, हमारा इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, इन दोनों सेक्टर में हमारी डेवलपमेंट हुई है, जिसके कारण आज बाहर की कंपनियां हमारे देश में अच्छे रूप से पैसा लगा रही हैं, उनकी एफडीआई प्रॉपरली आ रही है, ठीक है बच्चे। आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। आशा करता हूं आपको पूरा लेक्चर क्लियर हुआ होगा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चन, डाउट या सजेशन है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ठीक है। चैप्टर अभी और रहता है बच्चे ये, ठीक है। थैंक्स फॉर लिसनिंग, हैव ए ग्रेट डे।